नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी 125वीं जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, केंद्रीय मंत्रियों, बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेताओं और लोगों ने इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान को याद करने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनका जन्मदिन सामाजिक सद्भाव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर उनके जीवन और समाज को उनके योगदान के बारे में जानकारी देने के लिए बड़े पैमाने पर साहित्य बांटा गया और परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि अम्बेडकर अपने समय में अराजक और रेडिकल तक कहे गए और उन आखिरी वक्त में उन्हें राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरा देश बाबा साहब की 125वीं जयंती मना रहा है और उनके निधन को लगभग 60 वर्षों का समय होने जा रहा है, ऐसे में वो कितने प्रासंगिक हैं आज और क्यों उन्हें हर दल में अपनाने की होड़ लग रही है। देश देशांतर में बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका दर्शन क्या था और वो किस तरह के भारत का ख्वाब देख रहे थे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं देश के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार, राष्ट्रीय दलित संगठन के अध्यक्ष अशोक भारती, ऑल इंडिया दलित महिला मंच की संयोजक प्रोफेसर विमल थोराट, दलित साहित्यकार और लेखक मोहनदास नैमिषराय। आप सभी का स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आज अम्बेडकर जी को अपनाने की एक होड़ हो रही है, बहुत बढ़ चढ़ करके उनके योगदान को बताया जा रहा है, जो कि यकीनन कोई कम नहीं है और हर आदमी उन्हें अपना लेना चाहता है। क्या वजह है? देखिए, आज देश और दुनिया एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। हमारे देश में सड़कों पर रिक्शे चलाने वाले लोग हैं। हमारे देश में 21 मंजिलों की बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। हमारे देश में सड़कों पर बिना घरों के लोग रहते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो एक्सट्रीम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जी, उन कंडीशंस में डॉक्टर अंबेडकर ने जो संसदीय प्रजातंत्र बताया और हमारे देश को ये कहा कि 26 नवंबर 1949 को जब इस देश को उन्होंने संविधान दिया तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 से हम सब लोग राजनीतिक तौर पर समान हो जाएंगे, यानी हर व्यक्ति का एक वोट रहेगा और उसका एक मूल्य रहेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम गैर बराबर बने रहेंगे। आज 70 साल बाद, और उन्होंने ये भी कहा यदि हमने इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं किया तो वो लोग जो इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी से पीड़ित हैं वो इस मजबूत ढांचे को, जिसको पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी मेहनत से बनाया था, उसके वो प्रखच्चे उड़ा देंगे। मुझे लगता है आज देश में जो अशांति है, नौजवानों में अशांति है, महिलाओं में अशांति है, देश के दलितों में, आदिवासियों में, माइनॉरिटीज़ में जो असुरक्षा है, इसलिए आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन और उनके विचारों को देखा जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए बाबा साहब की प्रासंगिकता आज पहले से ज़्यादा है। प्रोफेसर विमल थोराट, मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगा कि एक तो बुनियादी तौर पे जैसा अशोक जी ने बताया कि बाबा साहब का जो दर्शन वो क्या है, और दूसरा ये कि आज के समय में डॉक्टर अंबेडकर क्यों इतने ज़्यादा प्रासंगिक हैं। देखिए, इस समय देश में जिस तरह की हलचल चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि संविधान को लोगों ने या जो राजनीतिक सत्ताएं हैं उन्होंने इसे दरकिनार करना शुरू कर दिया है और जो समता समानता का और जो भाईचारे का और न्याय का जो वातावरण था, जो बनना चाहिए था, जैसा कि अशोक जी ने कहा है कि 70 साल की हमारी आज़ादी हो चुकी है और अभी भी जिस तरह के अन्याय और अत्याचारों से दलित और आदिवासी पीड़ित हो रहे हैं, आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी घटना होती है कि जिससे दिल थर्रा जाता है, देश थर्रा उठता है। और
जो जिस आज़ादी का डॉक्टर बाबा साहेब ने सपना देखा था और संविधान के मार्फत उन्होंने इसके प्रावधान की यहाँ रखे हैं, तमाम कानूनी और सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक और आर्थिक बदलाव के लिए जितनी भी कोशिशें उसमें शामिल है, क्या हम उन कोशिशों को उसके मंजिल तक पहुंचाने में सफल हुए हैं? क्या कोई भी सरकार, चाहे कितनी भी सरकारें आई है, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने इसकी कोई फिक्र नहीं की कि दलित और आदिवासी और महिलाएं और अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है? आज भी मैं इस पर जोर देकर कहना चाहूँगी कि दलित महिलाओं के प्रति जो अन्याय और अत्याचार की जिस तरह की दर्दनाक घटनाएं आज भी देश में हो रही है, मुझे लगता है ये कोई समता का और समानता का समाज नहीं है, समतावादी समाज नहीं है, जिसमें कि दलित महिला को अपनी सुरक्षा का भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है और उसे आए दिन शोषण का शिकार होना पड़े। ठीक, मैं आता हूँ अभी आपके पास। देखिए वेमुला रोहित मेहुला एक स्कॉलर, एक हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक बच्चा जो दलित समुदाय से आता है, बहुत सपने देखता है कि शिक्षा हासिल करके, उच्च शिक्षा हासिल करके मैं कुछ बन जाऊं ताकि मेरे परिवार को बहुत कुछ उससे संबल मिलेगा और मैं प्रगति करूंगा। क्या हुआ उसके साथ? सारा देश अभी तक खामोश है इसके ऊपर, और ख़ास करके जो मौजूदा सरकार है, क्यों खामोश है? मुझे लगता है कि इतनी बड़ी अन्याय की घटना के बाद भी अगर सरकार बोल नहीं रही है, इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है, SC/ST एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लगने के बाद भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद भी वाइस चांसलर फिर अपनी जगह पर मौजूद है। उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के मन में जिस तरह का भय है इस समय, कोई सुरक्षा का भाव नहीं है। उनके ऊपर आए दिन जिस तरह से पुलिस की तरफ से हमले हो रहे हैं, मुझे लगता है ये इस समय संविधान ने हमें जितने अधिकार दिए हैं उनका हनन हो रहा है, और उन जो बुनियादी हमारे अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार है, उनके रोजगार का, मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा जो हमें याद आ रहे हैं, जो प्रासंगिकता बन रही है और है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जी, मैं आता हूँ आपके पास, रहें आप हमारे साथ। मोहनदास मिश्रा जी, आप डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन को किस रूप में देखते हैं और आज के दिन उसकी क्या प्रासंगिकता है? मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए पॉलिटिकल स्थिति चाहे कुछ भी रही हो, किसी पार्टी की सरकार रही हो, गांधी जी के सूर्यास्त तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खलनायक माना जाता रहा था, नंबर 1। नंबर 2, देश जैसे आज़ाद हुआ वैसे वैसे दलितों में जागृति आई, चेतना आई। नंबर 3, 60 का दशक जब आया, फिर 70 का दशक आया, तो ज़्यादा चेतना आई। तो मैं ऐसा मानता हूँ बाबा साहब को जो याद करने का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, पार्टी को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि अमेरिका क्यों कहता है, ओबामा क्यों कहता है कि बाबा साहब अब अगर हमारे देश में पैदा होते तो मैं उनको सूर्य मानता। नेल्सन मंडेला क्यों कहता है कि भारत में अगर कोई चीज़ मुझे मिलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है जी। मैं देश की बात नहीं है, देश के बाहर जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो किस तरह से उनका उद्भव हो रहा है, विकास हो रहा है। मैं दलित साहित्य की बात करता हूँ, मैं 90 के दशक की बात करता हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति का मेंबर रहा। 90 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बिल्कुल उस तरह से ये किया गया। शताब्दी जब मनाई गई उसके बाद फिर भारत रत्न भी दिया गया और सारी चीज़ें, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई। मैं केवल एकमात्र ये मानता हूँ कि दलित समाज की ताकत वो एहसास कर रहा है जी, शेष समाज एहसास कर रहा है। क्यों अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज माई फादर ठीक एज ए इकोनॉमिस्ट, क्यों कहते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं दबाववश। प्रोफेसर आनंद कुमार भी जुड़ गए। आनंद जी, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, पूरे देश में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं उनकी प्रासंगिकता की, उनके दर्शन की, उनका जो ख्वाब था हिंदुस्तान के बारे में वो क्या था। मैं आपसे जानना और समझना चाहता हूं कि उस ख्वाब को हम पूरा कर पाने में कितना सफल हुए हैं, कहां खड़े हैं?
हम सब के लिए आज से 125 साल पहले जन्मे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के और भारत के कानून मंत्री और उसके बाद सरकार छोड़ कर के जनता के बीच जाकर के जगाने के काम में जुट जाने वाले असाधारण जीवन यात्रा में से जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है वो विषमता के दलदल में फंसे हुए करोड़ों लोगों की आंखों में समता का, स्वतंत्रता का और बंधुत्व का सपना जगाना। दूसरा, कई शताब्दियों से चली आ रही जाति प्रथा की धारावाहिकता के खिलाफ खड़े होकर के उस समय की सांप्रदायिकता की बाढ़ के बावजूद जहां राष्ट्रीय अस्मिता के नाम पर सब कुछ कबूल करने का दबाव था, उन्होंने भारत की बुनियादी कमजोरी, जाति से जुड़ा हुआ बिखराव और स्त्रियों की बहुत बुरी हालत और सांप्रदायिकता की राजनीति, इन तीनों पर एक साथ प्रहार करने का अद्भुत बौद्धिक साहस दिखाया। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए सपने देखे और उन सपनों को शक्ल देने के लिए अपने निजी जीवन को धार पर चढ़ाया। तो जब आप प्रासंगिकता की बात करते हैं तो इस समय जो भारतीय समाज का बिखराव है उसमें अगर कुछ कमी आई है और भारत का दलित और आदिवासी और भारत की स्त्री भारत के अतीत में तो नहीं लेकिन भारत के भविष्य में अगर अपना कुछ अस्तित्व देखते हैं तो उसका कारण बाबा साहब की सूझबूझ, स्टेट्समैनशिप और लगातार एक ध्रुव तारे की तरफ निगाह लगा करके सामाजिक क्रांति के लिए अपना सब कुछ तन मन धन लगाना रहा है। जी, भारत की सामाजिक क्रांति निश्चित तौर पर अधूरी है, लेकिन अगर गुलामी के दिनों में कोई डॉक्टर अंबेडकर हो सकते हैं तो आज़ादी के बाद शिक्षा का अवसर, जी, संविधान जाति पात के खिलाफ खड़ा, मीडिया और सब मिलाकर के परिवर्तन की बेचैनी, आज तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। जी, खाली समस्या ये है कि अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने का नैतिक साहस, निस्वार्थ समर्पण, ये जरा घटा हुआ है। जो भी मध्यम वर्ग में आता है जी, वो आत्म केंद्रित हो जाता है और ये बात बाबा साहब ने भी महसूस की थी। ठीक है। फिर भी विचार और विचार से पैदा ऊर्जा और आदर्शवाद वो आज किसी भी आदर्शवादी भारतीय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जी, अशोक जी, अभी बात हो रही थी बाबा साहब की, उनको आमतौर पे दलित आइकन के बारे में के रूप में पेश किया जाता है, उनको दलितों का मसीहा बताया जाता है, जैसे एक खांचे में रख दिया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय संविधान का निर्माण और जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया में याद किया जाता है, वो कहा जाता है कि किसी भी मानवता के लिए एक उत्कृष्ट दस्तावेज़ है इंसानी हुकूक़ का, मानवता का, मानवीय मूल्यों का। फिर उनको सिर्फ दलित आइकन के रूप में ही हम क्यों देखते हैं? देखिए, हमारा समाज सदियों से एक बहुत ही हायरार्किकल समाज है। यहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो असमानताएं हैं, इन असमानताओं के बीच में हमारे समाज की, ख़ास तौर से इस हिंदू समाज की खासियत ये है कि यहाँ व्यक्ति की पहचान गौण है और व्यक्ति जिस समुदाय में पैदा हुआ है वो पहचान प्रमुख है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हमारे देश में ये जो समुदाय हैं जिनको हम जाति समुदाय कहते हैं, ये भाईचारे के प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से लड़ने वाली सेनाएं हैं। जी, अब जब लड़ने वाली सेनाएं जातियों में हैं तो निश्चित तौर पर ये सेनाएं ये उम्मीद नहीं करती कि किसी दूसरी जाति का व्यक्ति उसके लिए, उसकी भलाई के लिए काम करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रक्रिया के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान, जब वो केंद्र में लेबर मंत्री थे, उसके दौरान जो तमाम काम किए, मैं अगर 2-3 काम उनके गिना दूं, भारत का पूरा जो मजदूर वर्ग का एक कानून और अधिकार हैं, वो बाबा साहब जब लेबर मंत्री थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान,
तब बने। भारत में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, पावर का सेक्टर है, सीपीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, ये बाबा साहब के दौरान बने। और ये जो सारी भारत की महिलाओं के अधिकारों के सवाल, जी आज़ादी की लड़ाई से पहले बर्थ कंट्रोल का सवाल, उनके सवाल, और साथ के साथ महिलाओं को मर्दों के बराबर स्थान दिलाने का सवाल, वो भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल के द्वारा मिले। लेकिन जात का पर्दा हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा छाया है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का मुक्तिदाता मानने की बजाय इस देश के केवल दलितों का मुक्तिदाता मानते हैं। ठीक है। प्रोफेसर विमल थोराट, क्या कारण है आपकी नज़र में, जैसा अभी अशोक जी कह रहे हैं, कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक दलित आइकन के तौर पर देखा जाता है, क्यों उन्हें दलित मुक्ति आंदोलन के नेता के रूप में देखा जाता है, क्यों उन्हें हम एक राष्ट्र के एक बड़े नेता के रूप में मानने को, देखने को तैयार नहीं है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक भारतीय व्यवस्था पर एक सवाल है, भारतीय संरचना पर एक सवाल है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जो कि संविधान निर्माता है, इस देश के एक नेशनल लीडर रहे हैं, और इतनी सारी योजनाओं को जिन्होंने अशोक जी ने उनको जिक्र किया है, उन सारी योजनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। और महिलाओं के लिए इतना जो हिंदू कोड बिल उन्होंने लागू किया, और शायद उसी की वजह से और उसको लागू ना होने से वो बहुत ज़्यादा निराश हुए और उन्होंने अपनी मंत्री पद का इस्तीफा दिया। ये शायद दुनिया में पहला इकलौता उदाहरण होगा कि महिलाओं की बेहतरी के लिए, भारत की संपूर्ण महिलाओं के लिए, जब संपूर्ण मैं कह रही हूँ तो ये भारत की संपूर्ण महिलाएं, जिसमें कोई जातिगत विभाजन नहीं है यहाँ पर, तब भी महिलाओं ने उन्हें अपना लीडर नहीं माना है या नेशनल लीडर नहीं माना है, और केवल दलितों का मसीहा और दलितों के लीडर के रूप में ही उन्हें दिया। और इसके पीछे जो हमारी जाति व्यवस्था के कारण जो हमारी मानसिकता का जो एक सवाल है कि हमारी मानसिकता नहीं बदलती है। चाहे हम आज़ाद हो गए हैं, हमें आज़ादी मिली है, लेकिन मानसिक आज़ादी अभी नहीं मिली है। हम अभी भी जातियों में बटे हैं, और जातियों के आधार पर जो हमें सुख सुविधाएं या लाभ मिलते हैं, जिस तरह के लाभ उसे मिलते हैं, उससे हम इतने ज़्यादा प्रभावित हैं या उससे ज़्यादा और लाभ लेना चाहते हैं, स्वार्थी हो चुके हैं कि एक बहुत बड़े आइकन को, जो कि देश में ही नहीं विदेशों में लोग उनकी विद्वत्ता को मानते हैं, और तमाम लोग उनके चाहने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता का ये एक बहुत बड़ा कसूर है, मैं तो इसे कसूर मानूंगी, कि इतने बड़े नेशनल लीडर को उन्होंने कभी अपने दिल में जगह नहीं दी। ठीक है। इसका कारण वही है जो मैं बार बार जी मैं आता हूँ आपके पास। जी, डॉक्टर बाबा साहब ने जाति उन्मूलन की बात पहले की थी, सबसे पहले की थी, और मुझे लगता है आज भी वो सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि जाति व्यवस्था अभी भी टूटी नहीं है, बल्कि हम अभी देख रहे हैं कुछ सालों में हम। ठीक है विमल जी, मैं आता हूं आपके पास। बहुत बड़े पैमाने पर समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो जाति व्यवस्था फिर से मजबूत होने के बहुत सारे यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं। जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, आपने अभी बहुत ही मार्मिक तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर को याद किया, बहुत ही जज्बाती अंदाज में उनको याद किया, लेकिन सवाल आज ये बना हुआ है देश में कि हम क्यों BR अम्बेडकर साहब को सिर्फ एक दलित आइकन मानते हैं, क्यों उन्हें हम सिर्फ दलितों का मसीहा मानते हैं, और आज उन्हें इसी रूप में अपनाने की एक होड़ भी हो रही है, उसमें कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं है। तो ये कंपार्टमेंट में देखने की जो प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है, और जैसा मोहनदास जी ने कहा कि 90 से पहले अंबेडकर जी को याद नहीं किया गया, उसके बाद ही उनको भारत रत्न देने का ख्याल आया, आखिर ये सोच क्यों है भारतीय समाज में? देखिए, अब इसका तो एक जवाब तो विमल थोराट जी ने दिया, लेकिन मेरी समझ थोड़ी अलग है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के आधुनिकीकरण के प्रवक्ता और आवाहनकर्ता थे। उन्होंने भारत का भविष्य परंपराओं से आगे आधुनिकता और आधुनिकीकरण में देखा था।
राजनीतिक दृष्टि से वो सोशल डेमोक्रेसी को मानते हुए भी कम्युनिस्ट रूस की क्रांति और उसमें निहित आतंक और व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक के खिलाफ थे। हिंदू धर्म की भविष्य की संभावनाओं को वो जाति के नाश के बाद ही देखते थे और उसका उन्होंने खुला विरोध किया था। तो अगर आप बौद्धिक वर्ग को देखें तो उसके 3 हिस्से हो गए। एक तो मिडिल क्लास, जिसमें अभी इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो पश्चिमीकरण के मोह को छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर जैसे भारतीयों को अपना मार्गदर्शक, अपना नायक माने। और ये मिडिल क्लास की कमज़ोरी गांधी के साथ भी है, नेहरू के साथ भी है। नेहरू अगर सत्ता में नहीं होते तो शायद उनको भी नहीं मानते, जयप्रकाश लोहिया को तो इन्होंने माना नहीं। दूसरी तरफ जो राजनीतिक समाज है, जो विचारों के साथ, आंदोलनों के साथ जुड़े लोगों को जोड़ता और छोड़ता है, उसमें दिक्कत यह है कि बाबा साहब ने खुलेआम निर्ममता के साथ जो दक्षिणपंथी विचारधारा आज कही जाती है, जिसका आज वर्चस्व भी भारत में बढ़ा है, उसके साथ तो उन्होंने अपने को 1934-36 से शुरू करके और मरने के कुछ महीनों तक लगातार दूरी ही बनाई रखी। दूर गए, आलोचना करे तो अब उनको कैसे अपनाते। वामपंथियों के बारे में भी उनकी राय कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की जाति के बारे में दृष्टिहीनता को लेकर के अचंभित थे और उसके जो मॉडल थे, रूस वाला मॉडल खास तौर पर, उसके वो घोर आलोचक थे। जी। बचा फिर बहुत बड़ा दायरा कांग्रेस का। उसमें गांधी जी के साथ 1934 में जो उनकी टकराहट हुई, राउंड टेबल कांग्रेस में जो मुकाबला हुआ, सन 42 में जब कांग्रेस के लोग जेल में थे तो बाबा साहब ने सामाजिक उद्धार के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए वायसराय की काउंसिल ज्वाइन कर ली। तो गले तक उतारा नहीं कांग्रेस के लोगों ने। हालांकि बाबा साहब ने बहुत पवित्रता के साथ पूना पैक्ट पर दस्तखत किया। गांधी जी की जान बचाने का श्रेय उनको जाता है। जवाहरलाल की कैबिनेट में गए और इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने कभी खुलेआम भारत के भविष्य में जनतंत्र की भूमिका को लेकर के कोई समस्या नहीं महसूस की। आनंद जी। तो हर जनतंत्रवादी को उनको अपना नायक मानना चाहिए, हर समाजवादी को उनको अपना नायक मानना चाहिए, हर जाति विरोधी जमात को उनको अपना नायक मानना चाहिए जी। लेकिन बाबा साहब का अपना रास्ता जैसे अंगारे को हाथ में लेके चलने का था, उसकी तासीर ऐसी है कि सबके बस का नहीं था। अब जरा वोट का मामला बन गया तो सभी उनको अपनाने में जुट गए हैं। मोहनदास जी, हम बिल्कुल इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं, लेकिन अभी भी जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब नहीं मिल पाया है कि क्यों बाबा साहब सिर्फ दलित आइकन बन के रहे। मैं अभी डॉक्टर साहब वो जवाब नहीं दे सके। मैं उनको 60 के दशक में ले जा रहा हूँ। बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर D.R. जाटव ने एक PhD की थीसिस जमा करने की बात की। उनको ये कहा गया वाइवा में कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फिलोसफर नहीं मानते। मैं 60 के दशक की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की जी। और डॉक्टर आनंद भी अभी यूनिवर्सिटी में है। डॉक्टर आनंद उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर उंगलियों पे नाम गिनाऊँ, अमर सेन का नाम गिनाया, मधु लेमे का नाम गिनाया और मधु दंडवते का नाम गिना सकता हूँ, सुरेंद्र मोहन का नाम गिना सकता हूँ। ऐसे कम से कम 10 लोगों से ज़्यादा नाम गिना नहीं सकता। सवर्ण जाति के जो लोग हैं, 11वां नाम मुझे एक दिन लगेगा गिनाने में, जो बाबा साहब को उस तरह से सम्मान देते हैं। आज सम्मान मिल रहा है, लेकिन बार बार जाति की बात आती है कि वो जाति के खानों से उनको बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहनदास राय जी, अशोक भारती साहब, विमल थोराट जी और प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए यही उम्मीद करते हैं, यही कामना करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में उन्होंने जो इस हिंदुस्तान के लिए, इस अजीम मुल्क के लिए अपना ख्वाब देखा था, जिसमें किसी तरह का कोई शोषण ना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो और किसी तरह की जाति व्यवस्था ना हो, ऐसे भारत का निर्माण हो। और डॉक्टर अंबेडकर को सही मायनों में यही श्रद्धांजलि होगी। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।